नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का चुनावी दौरा किया। इस चुनावी दौरे में उन्होंने कहा कि भाई आखिर जब बिजली है पूरे राज्य में, लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो ऐसे में लालटेन का क्या काम। देखा जाए तो बात सही है कि लालटेन तो अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, लेकिन यहाँ सवाल उस लालटेन का नहीं है जो जलाई जाती है और रोशनी फैलती है उससे। यहाँ उनका इशारा उस लालटेन की तरफ है जिसे 40 बरस से बिहार की जनता लगातार अपना रही है। पिछले 40 वर्ष से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, और उनका चुनाव चिन्ह लालटेन लगातार प्रज्वलित होते रहे हैं और सत्ता में आते रहे हैं। तो लालटेन का महत्व तो है, और लालटेन के इस महत्व के पीछे जो जातीय समीकरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग जानते भी हैं लालटेन जो है कैसे लगातार जल रही है, कैसे लगातार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है, सफल है, सब जानते हैं। और उनके लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी भी अपनी कमान को बहुत मजबूती से थामे हुए हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा समीकरण है वो है मुस्लिम यादव। तो मुस्लिम यादव का जो ये समीकरण है, यह उन्हें लगातार बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में सफल बनाए हुए हैं। तो अब इस एमओआई गठजोड़ का क्या जवाब हो सकता है? उसका जवाब है नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार का जो समीकरण है उसे कहते हैं लव कुश समीकरण। अब ये लव कुश समीकरण क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। उसके पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। आज से लगभग 95 साल पहले 1930 में बिहार की 3 प्रमुख जातियों ने एक गठजोड़ बनाया और उसका नाम रखा त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी में कौन 3 लोग थे? यादव, कोयरी और कुर्मी। आपको बता दें कि बिहार में ये जो 3 जातियां हैं ये काफी प्रमुख हैं, पहले भी और अब भी। इनकी आबादी 6 से 8% प्रत्येक की है। यानी अगर यादव 8% हैं तो कुर्मी 7 हैं, कोयरी 7, 7.5 हैं, यानी लगभग बराबर का उनकी आबादी है। तीनों ने मिलकर जो ये संघ बनाया और एक पार्टी भी बनाई और कोशिश की कि राष्ट्रीय राजनीति में जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें प्रासंगिक बनाया जाए। दुर्भाग्य से उस समय कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जमाना महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, और वो समय अलग था। उस समय जाति से बढ़कर आज़ादी का एक जुनून था लोगों के मन में, और लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे में इस संघ का चलना तो स्वाभाविक था कि नहीं होना था। आज़ादी मिली उसके बाद बिहार समेत पूरे देश में ज़्यादातर सवर्ण जातियों का ही वर्चस्व रहा, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं वो अंदर अंदर कुलबुला रही थी। उन्हें सही नेतृत्व नहीं मिल रहा था, और वो मौका मिला जेपी आंदोलन के बाद। तो जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब निकले तो राजनीति की एक नई धारा बिहार में और पूरे देश में पैदा हुई। और 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाली तो सवर्ण राजनीति धीरे धीरे हाशिए की ओर बढ़ती गई। लेकिन फिर वही दिक्कत सामने आने लगी कि यादवों को तो उनका हक मिल गया और मुस्लिम गठजोड़ से वे सफल भी हुए,
तो बाकी जो प्रमुख जातियां हैं, खास करके ये कुर्मी और कोयरी, त्रिवेणी संघ के दो और जो घटक थे, उनके अंदर असंतोष पनपने लगा। उन्हें लगा कि सरकारी नौकरियों से लेकर राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। और तब 1994 में कुर्मी एकता यात्रा निकाली गई और उससे यह बात साफ होने लगी कि अब ओबीसी के बीच में भी दो वर्ग बन रहे हैं। इस बात को नीतीश कुमार ने पकड़ लिया। वे स्वयं कुर्मी हैं। जाहिर है उन्हें नेतृत्व मिलना आसान था और नेतृत्व मिला भी। और उन्होंने इस तरह से ये जो दो जातियां हैं, कुर्मी और कोयरी, और उनके साथ जो अन्य छोटी मोटी और छोटे वर्ग की, यानी छोटी मोटी यानी छोटे जिनकी संख्या कम है, ऐसी जातियों को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जो यादव मुस्लिम बहुल राजनीति से निकलने के लिए छटपटा रहा था। और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार भी एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये जो जातियां हैं, कुर्मी और कोयरी, इन्हें ही कहा जाता है लव कुश। लव यानी कुर्मी जो है वो स्वयं को लव, जो भगवान राम के पुत्र लव थे, उनका वंशज मानते हैं। इसी तरह कोयरी जो हैं वो कुश, भगवान राम के जो दूसरे पुत्र हैं कुश, उन्हें अपना वंशज मानते हैं। और उनके वंशज के रूप में वे मानते हैं कि वे लव कुश हैं, यानी दोनों भाई हैं। इस तरह से कुर्मी और कोयरी का गठजोड़ जो है लव कुश समीकरण के रूप में सामने आया। और इसके निर्विवाद नेता कौन हुए? नीतीश कुमार। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में एमओआई के जवाब में लव कुश भी एक कारगर जातीय समीकरण और राजनीतिक हथियार के रूप में उभर कर सामने आया। और उसका नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल करने में नीतीश कुमार को सफलता मिली। तो यह तो इतिहास रहा कि लव कुश समीकरण क्या है। अब यह लव कुश समीकरण जो है क्या कर सकता है, अब यह तो बिहार की जनता जाने और मतदाता जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं, वो पूरी तरह से गोलबंद होकर इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 3 सी। सी यानी कास्ट, सी यानी कैंडिडेट, सी यानी कैश। अगर आपने सी को साध लिया, यानी कास्ट को साध लिया, और उस कास्ट के अनुरूप आपने सी अच्छा दे दिया, यानी कैंडिडेट अच्छा दे दिया, और आपके पास भरपूर कैश है, यानी खर्च करने की ताकत है, तो बिहार में आपको राजनीति चमकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, जो जाति आधारित राजनीतिक दल हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अगर आपने अपनी जाति को साध लिया, अच्छा समीकरण बैठा लिया, अच्छा कैंडिडेट दे दिया और खर्च करने भर के लिए आपके पास साधन है, तो बिहार की राजनीति में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सी तो लगभग सभी जगह है, मतलब कहा जाए तो ये पूरे देश पर ही लागू होता है। लेकिन बिहार में कास्ट यानी जाति की राजनीति जो है वो लगातार मजबूत ही होती जा रही है। ये कमज़ोर होती तो मुझे दिख नहीं रही है। और नीतीश कुमार पिछड़ी जातियों के इस वर्ग के अब तक सबसे बड़े नेता हैं। और ऐसा बड़ा नेता न तो कांग्रेस के पास है और न बीजेपी के पास है। यही वजह है कि नीतीश को साथ लेना बीजेपी के लिए आवश्यकता है। और अगर नीतीश का साथ रहेगा तो बीजेपी को लगता है कि बिहार की राजनीति में उनका परचम फहराता रहेगा, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण को साधने के लिए जो ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, उनके पास ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है। यादव जो वर्ग है उसके साथ तो तेजस्वी और लालू का परिवार है ही है, और कुर्मी और कोयरी के लिए नीतीश कुमार है। अब यह दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के बाद क्या नतीजे निकलते हैं।
फैसला किसकी तरफ जाता है, कौन सी जाति का वर्ग हावी होकर के इस चुनाव में बाजी मारता है। जिस जाति का वर्ग वोट देने निकलेगा, मजबूती से जाकर अपने कैंडिडेट के लिए काम करेगा, वो चुनाव जीत कर आएगा। और यही है बिहार की राजनीति का सच। बहरहाल देखते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि अब लालटेन की ज़रूरत बिहार में नहीं है, तो क्या ऐसा मतदाता भी सोचते हैं कि बिहार में अब लालटेन की ज़रूरत नहीं है और लौकुश को ही बनाए रहना हमारे लिए यानी बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब यह मतदाताओं को सोचना है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह नई जानकारियों के साथ आपके सामने पेश होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।